नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। गुजरात के चुनावी प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल खुश हैं। अच्छी बात है, सबको खुश रहना चाहिए, लेकिन वो कल से प्रचारित कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नेशनल बन चुकी है, गुजरात में करीब 13% वोट हासिल कर लिया है और तो और मोदी के गढ़ में सेंध लगा दी है। लेकिन गुजरात के नतीजों का सच ये है कि 126 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। आप सुन रहे हैं, 126 सीटों आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार ईसुदान गढ़वी गुजरात में पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया और तीसरे सबसे बड़े चेहरे अल्पेश कथीरिया अपनी अपनी सीटों पर हार चुके हैं। इन तीनों के लिए केजरीवाल ने लिखकर जीत की गारंटी दी थी। और तो और केजरीवाल ने जिन क्षेत्रों में प्रचार किया था, वहां आम आदमी पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट बस सिर्फ 10.8% है। तो सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ माहौल बनाकर मोदी से मुकाबला करने चले हैं? क्या गुजरात में कांग्रेस के मैदान खुला छोड़ देने का थोड़ा बहुत फायदा केजरीवाल उठा ले गए हैं? और ऐसे में क्या विपक्ष की भीड़ में मोदी को टक्कर देने का केजरीवाल का दावा हवा हवाई है? यही है आज सवाल पब्लिक का। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने 8 रैलियां 17 रोड शो किए। चुनाव के ऐलान के पहले ही 2022 में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के 18 दौरे किए थे, लेकिन रिजल्ट से ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जमीनी सच्चाइयों को बिना ठीक से समझे माहौल बनाने का काम ज्यादा किया। मैं ये बात बस यूं ही नहीं कह रही हूं। गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी के चुनावी मिशन का 5 बड़बोलेपन दिखाना चाहती हूं। जी हां, बड़बोलापन। मुझे ये कठोर शब्द बोलना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि दावे इसी तरह के थे। सुनिए ये दावे। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। वो भी लिख के दे दीजिए। लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 90-92 सीट आ रही है। जीतेंगे, लेकिन 90-92 सीट आ रही है। देखो, 90-92 से काम नहीं चलेगा। ये बड़े खराब हैं, ये तोड़ देंगे सरकार को, गिरा देंगे सरकार को। हमें 150 सीट चाहिए, 150 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार ही बन जाएगी गुजरात में। अंग्रेजी में एक शब्द है टॉल क्लेम्स, यानी बड़ी बड़ी बातें करना। क्या ये आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है? गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की स्टाइल अभी मैंने दिखाई। बात सिर्फ गुजरात की ही नहीं है। 2022 में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, आपने किसी न किसी आम आदमी पार्टी के नेता का ये दावा जरूर सुना होगा कि वो उस राज्य में बस सरकार बनाने ही वाले हैं, बस कुछ लम्हों की देर। आपको 2022 में आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रदर्शनों के आंकड़े दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले गुजरात के नतीजों के आंकड़े देखिए। 182 में से 181 सीटों पर लड़ी आम आदमी पार्टी।
तकरीबन 13% वोट मिले, लेकिन 176 यानी 97.24% सीटों पर हार हुई जी। 126 यानी 70% लगभग सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई जी। 14 यानी 7-8% सीटों पर नोटा से कम वोट मिले हैं जी। और 2022 में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने वाली थी, लेकिन 403 में से लगभग 350 पर लड़ी आम आदमी पार्टी और सिर्फ 0.5% से कम वोट पड़ा। सभी 350 सीट यानी 349 सीट पर 100% सीटों पर हार हुई और 100% सीटों पर जमानत भी जब्त हुई। अब 306 यानी 88% सीटों पर नोटा से कम वोट पड़े। अब उत्तराखंड का हाल जान लेते हैं। सभी 70 सीटों पर लड़े और वोट का परसेंटेज था 3.5% से थोड़ा सा कम। सभी 70 यानी 100% सीटों पर हार हुई। 68 सीटों पर यानी कि 98% सीटों पर जमानत भी जब्त हुई। 11 यानी 16% के करीब सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिले। अब हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हिमाचल प्रदेश जो पंजाब से सटा हुआ राज्य है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां 68 सीटें थी। 67 सीटों पर लड़े, 1% का वोट मिला। 67 यानी 100% सीटों पर हार हुई और 67 यानी 100% सीटों पर जमानत भी जब्त हुई। 22 यानी 33% सीटों पर नोटा से कम वोट मिले। अब गोवा में 40 सीटें थीं। 39 सीटों पर लड़े, 7% से कम वोट मिले। 37 यानी 95% सीटों पर हार हुई। 35 यानी 90% तकरीबन सीटों पर जमानत भी जब्त हुई। 2 यानी 5% सीटों पर नोटा से कम वोट मिले। अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से सुर्खियों में आए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने 2013 में तब की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव में हरा दिया था। आपको याद होगा कि 2013 में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार, महंगाई और एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा भी था। इसका असर सबसे ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली में था और तब केजरीवाल की कही गई बातों को दिल्ली में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा था। केजरीवाल तब दिल्ली में अपना जनाधार बनाने में कामयाब रहे। एक राजनीतिक दल के तौर पर वो पंजाब में भी सफलता हासिल कर चुके हैं। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी का ये दावा कहीं से भी सही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने की स्थिति में है। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हारे थे। दिल्ली में भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि केजरीवाल दिल्ली में छा चुके थे। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की राजनीति में क्या अंतर है? अंतर है राजनीतिक यात्रा का। एक और मोदी हैं जिन्होंने दशकों तक राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर काम किया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जल्दी अफसर से आंदोलनकारी और फिर राजनेता बने हैं। किसी नेता की तेज तरक्की में दिक्कत किसी को नहीं है, अच्छी बात है, ताकि राजनीति में लोग आए और राजनीति को बदलने की कोशिश करें। दिक्कत है राजनीति में शॉर्टकट अपनाने की, और इसे लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह भी किया था। सुनिए प्रधानमंत्री का ये बयान। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। बात
गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी के दावों से शुरू हुई थी, लेकिन कल ही हिमाचल प्रदेश के नतीजे भी आए थे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सरकार गंवा दी है, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि कांग्रेस से बीजेपी की हार का अंतर 1% से कम का है। 1% से कम वोटों का है। सिर्फ फर्क है तो 38,000 वोटों से कम का कांग्रेस और बीजेपी। गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी के दावों से जो बात शुरू हुई वो अब हिमाचल प्रदेश पहुंची, तो वहां देखिए कि किस तरह कांग्रेस पार्टी वहां इतनी सेलिब्रेशन करने की जगह माथापच्ची में लग गई है। और माथापच्ची क्या कर रही है कि यहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री के दावेदार अनेक, पार्टी तोड़ने की कगार पर लोग दावेदार कर रहे हैं, मारा मारी हो रही है, हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सख्खू में मुख्यमंत्री पद की रेस चल रही है। यह है कांग्रेस का हाल। और ये दोनों पार्टियां मोदी को चैलेंज करना चाहती हैं। चैलेंज जरूर कीजिए, विपक्ष को चैलेंज करना चाहिए, लेकिन असलियत क्या है, ये जमीनी हकीकत क्या है, इससे क्या विपक्ष बेखबर है। तो आज सवाल पब्लिक का उठता है, केजरीवाल से मोदी को टक्कर मिलेगी क्या? आम आदमी पार्टी के इस दावे में बड़बोलापन है या कुछ सच्चाई? सवाल नंबर 2, क्या आम आदमी पार्टी शॉर्टकट की राजनीति से सफलता हासिल कर पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या 2024 में मोदी विरोधी खेमे की कमजोर कड़ी साबित होगी आम आदमी पार्टी? और सवाल नंबर 4 जो हम पूछ रहे हैं, कांग्रेस क्या जीत कर भी जीत पाएगी? ये है आज पब्लिक के सवाल। और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, करण वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ, रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इनका दिल धड़कता है, यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट हैं और गिनती, वोटों की स्टडी ये इनका काम है, और असलियतें जो नंबर में छुपी होती हैं ये उन पर बात करते हैं। पॉलिटिकल क्लेम्स पर शायद ये उतने प्रभावित नहीं होते जो नंबर इन्हें दिखाते हैं उसके बना। तो सबसे पहले मैं रवि श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूं। रवि श्रीवास्तव जी, खुश होना सबका हक है और हर पार्टी को खुश होना चाहिए, चाहे जितनी सी छोटी सी अचीवमेंट हो, लेकिन चुनौती देना और ये कहना कि अब हम नेशनल पार्टी बन गए हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप 2024 के चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने पूरा लेखा जोखा बताया, जितने हाल ही के चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ, ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हुई है, कम सीटें जीती गई हैं। तो रवि श्रीवास्तव जी, क्या आज पब्लिक ये मान पाएगी कि आम आदमी पार्टी सीरियस कंटेंडर है एक चुनौती देने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में? निश्चित रूप से नाविका, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। जो आपने नहीं बताया वो मैं बता देता हूं कि भाजपा के अमित शाह जी, जो बड़े चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने 2018 के बाद से कम 10 राज्यों में तरह तरह की भविष्यवाणियां की थी, जहां पार्टी उनकी अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मणिपुर हो, और बहुत सारे, मैं 10 राज्यों के नाम आपको दे सकता हूं। अरविंद केजरीवाल के लिए आपका जिस तरह से कहना है, मैं समझता हूं कि 40 लाख लोगों ने गुजरात के, जहां पर सारे के सारे ही भाजपा के ही कार्यकर्ता और वोटर हैं, 40 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को ना आशीर्वाद दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज देश में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, जो हैंडफुल है सिर्फ। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें थोड़ा अमेंड कर दूं कि राज्यसभा के अंदर भी अब आम आदमी की शायद 13 सीटें होंगी, और 2 राज्यों में मुख्यमंत्री, एक देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आम आदमी पार्टी है,
4 राज्यों के अंदर उपस्थिति है। मैं राष्ट्रीय और ये सब चुनावों की बात कर रही हूं, केवल आप 10 म्यूनिसिपैलिटी साल में। पर पहुंच गए हैं, लेकिन मैं नेशनल पार्टी के 2024 के दावे पर सवाल कर रही हूं, और ये डिबेट रियलिस्टिकली देखना है कि कौन चैलेंजर हो सकता है, इसका क्लेम कौन कर सकता है। तो शहजाद पूनावाला जी, रवि श्रीवास्तव जी कहते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी जीत गए, पंजाब जीत गए, इसलिए दावेदार हैं और हर स्टेट जहां जाते हैं कुछ ना कुछ वोट जरूर बटोरते हैं। जवाब दीजिए इस पूरी आर्ग्यूमेंट का। आम आदमी पार्टी सीरियस कंटेंडर नहीं, सीरियल लायर पार्टी है और अरविंद केजरीवाल इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो है। और उनके 2 झूठ मैं आपके सामने ला रहा हूं। पहला झूठ कि ये पहला चुनाव उन्होंने कंटेस्ट किया गुजरात में, ये 2017 की न्यूज रिपोर्ट्स है। आम आदमी पार्टी को नोटा से कम 24,918 वोट मिले थे, 0.1% वोट मिला था। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि सबसे यंगेस्ट नेशनल पार्टी है। बीजेएस 1 ईयर टू बिकम नेशनल, बीजेपी 4 इयर्स टू बिकम नेशनल, सीपीएम 7 इयर्स टू बिकम नेशनल, एनसीपी 1 ईयर टू बिकम नेशनल, एनपीपी 6 इयर्स टू बिकम नेशनल। तो ये सबसे यंगेस्ट नेशनल पार्टी नहीं, ये सबसे यंगेस्ट करप्ट पार्टी ऑन द नेशनल सीन है। हवाला घोटाला, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, बस घोटाला, पाठशाला घोटाला और अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली विमेंस कमीशन में भी घोटाला, तिहाड़ के अंदर घोटाला, तिहाड़ के बाहर घोटाला। तो ये सबसे यंगेस्ट घोटालेबाज पार्टी है। और आखिरी बात मैं कहूं, ये पार्टी का नाम एएपी से हटकर जेजेपी बनना चाहिए। हमारी वाली जेजेपी नहीं, हरियाणा वाली, ये जेजेपी होगी जमानत जब्त पार्टी। यूपी में 100% जमानत जब्त, यूके में 100% जमानत जब्त, हिमाचल प्रदेश में 100% जमानत जब्त, गोवा में 95% जमानत जब्त और गुजरात में 70% जमानत जब्त। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जेजेपी जमानत जब्त पार्टी बन जाओ। और सवाल अब पूछते हैं कांग्रेस पार्टी का। तहसीन पूनावाला जी, बहुत मुबारकबाद हो कि आप हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत गए हैं, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको हिमाचल की, वहां नारेबाजी किस तरह की चल रही है। प्रतिभा सिंह जी के सपोर्टर हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि अगर प्रतिभा जी को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं वहां से, शिमला से। और ऑब्जर्वर जो यहां से गए हुए हैं स्पेशल फ्लाइटें लेकर, वो अब तक मिल नहीं पाए हैं किसी से, और विधायकों की बैठक चल रही है कि किसने किसको नीचे करना है। कोई कह रहा है प्रतिभा सिंह जी के खेमे में 20 से 25 एमएलए, कोई कह रहा है विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि उनको बनना है, कोई कह रहा है अग्निहोत्री जी है, मुकेश अग्निहोत्री जी है, कोई कह रहा है सुखविंदर जी है। अरे भैया, जीत तो आप गए, चलिए बहुत मुबारकबाद, लेकिन आप जीत कर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, ये क्या दिखा रहा है? इस वक्त भारत जोड़ने की जरूरत है या कांग्रेस के विधायकों को जोड़ने की जरूरत है? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने बधाई दी। राजीव शुक्ला गए वहां पर, और एक चीज आप नोट कीजिए, ये जो विक्ट्री हुई है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, भूपेश बाघेल की टीम, कांग्रेस की नेतृत्व की वजह से और खड़गे जी के लीडरशिप की वजह से, ये टीम ब्लैकमेल नहीं होगी। लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, प्रोटेस्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं पूछा गया कि आसाम में आप कितने दिनों तक कैबिनेट बनाए, महाराष्ट्र में आप नहीं बना पाए, देवेंद्र फडणवीस को और जब एकनाथ शिंदे को आप बनाए तब कम से कम 20-25 दिन आप कैबिनेट नहीं बनाए थे। वो चाणक्य नीति नहीं है, गांधीगिरी है। कोई बात नहीं, उनको अधिकार है, वो करते रहे अपनी राजनीति। एक चीज मैं आपके चैनल में दावे से कहता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे जी को कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सभी 40 एमएलए, यानी कि राहुल गांधी को कर सकते हैं? नहीं, अगर राहुल गांधी जी होते तो उनको कर सकते। भारत जोड़ो पे तो इसमें नहीं इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व है, तो पार्टी कौन जोड़ेगा? नहीं, तब देश को जोड़ रहे, पार्टी को श्रीमती प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी जोड़ रहे। पर उनको तो प्रेसिडेंट बनाया नहीं, अध्यक्ष बनाया नहीं। खड़गे जी है ना प्रेसिडेंट में, उनका नाम साथ में ले रहा हूं, बड़ी इज्जत से ले रहा हूं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आपके चैनल में मैं कैमरा में देखकर दावे से कह रहा हूं, सभी 40 लोग ये योग्य है चीफ मिनिस्टर बनने के। तय करेंगे सभी विधायक, और फैसला, अंतिम फैसला होगा हाईकमान का। नो इफ नो बट, जिसको जो करना है वो करे, हाईकमान फैसला करेगा विधायकों को। हाईकमान है कौन सी? और शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला, आप धीमे धीमे मुस्कुराते जा रहे हैं। जब से तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं तब से आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जीते हैं,
बधाई दीजिए। नहीं, मैं बधाई भी देता हूं और मैं तो चाह रहा था कि आज से वो अपने वादे पूरे करने लगते, परंतु आज सब टाइगर सेंचुरी में है, सब रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए हैं और इसीलिए वो रिजर्व फॉरेस्ट में है। अभी उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है, तो ठीक है, वो ब्लैकमेल हो ही नहीं सकते। हाथ आएंगे तब तो ब्लैकमेल होंगे, वो तो टाइगर रिजर्व में बैठे हैं। अरे मैं एक सवाल पूछूं, वो जब सेंचुरी में प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे तब उनको पता चल गया, इनको नहीं पता चला। ये लॉजिक भाजपा का अजीब है। प्रधानमंत्री शूटिंग करते समय उनको पता चलता है, ये होता है वो होता है सैटेलाइट फोन से, इनको नहीं पता चलता। ये इनका लॉजिक ना बिल्कुल आपके पाप की तरह ही फोन लॉजिक है। लेकर गए बिल्कुल हैं आपके राहुल पाप गांधी की तरह जी। इनका लॉजिक नहीं है। नहीं, पर सैटेलाइट फोन लेकर क्यों गए हैं? क्योंकि हाईकमांड तो अध्यक्ष जी तो मल्लिकार्जुन तो मैंने खड़गे उन्हीं जी का है ना। नाम लिया, इन्होंने नहीं नहीं, तो गांधी वो तो परिवार- टाइगर रिजर्व में बिल्कुल नहीं है, खड़गे वो साहब तो के टाइगर रिजर्व मैंने में बोला- नहीं। ट्रैप में आ गए, उन्होंने मान लिया कि खड़गे जी की कोई सुनता नहीं है। उन्होंने क्लियरली बता दिया। अब तहसील पुनावाला मुझसे उम्र में बड़े हैं पर मुझसे राजनीतिक एक्सपीरियंस में छोटे हैं। लेकिन मैंने ट्रैप प्ले किया और वो ट्रैप में पकड़े क्या गए ट्रैप और प्ले उन्होंने किया? बता दिया कि कांग्रेस में निर्णय कौन लेता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही आप बता काफी है। दीजिए, मैंने यशवंत- खड़गे जी निर्णय यशवंत लेते प्रियंका देशमुख- गांधी जी के साथ ले गए, राजीव शुक्ला वहां इसको बोलते हैं लॉन्ग रोप देना ताकि पकड़ा जाए, वो पकड़े गए। अरे आप बताएं, आपने चलिए, आसाम बड़े में मुझसे कैबिनेट कितने दिन के बाद बनना है, महाराष्ट्र में चलिए, कब बनना है? आप अगला दाव पेच सोचिए, तब तक मैं यशवंत देशमुख जी से पूछती हूँ कि जमीनी हकीकत क्या है। वो मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और यशवंत देशमुख जी, अब ये विपक्ष का जो हाल है, कांग्रेस जीती है, उनका जो हाल है वो तस्वीरें शिमला से बता रही हैं, और उधर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में सीरियसली लड़ी थी, उनका जो हाल है वो आंकड़ों में मैंने बताया। मैं आपसे एक बहुत संजीदा सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि इस देश में अगर 2024 में चुनाव है, जिसमें लगभग 1.25 साल कह लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, 1.25 साल में चैलेंजर कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का? नाविका, मेरे ख्याल से जो आपका सवाल है वही उसी बात का 2024 का चुनाव है। मुझे तो ये लगता है 2024 का चुनाव अब केवल जो इस बात के लिए लड़ा जाएगा कि चैलेंजर कौन, इस बात के लिए नहीं कि बीजेपी को हटाना है या नरेंद्र मोदी जी को रिप्लेस करना है या व्हाटएवर इट्स, यू नो। और बड़ा मजा आ रहा था सुनने में मेरे दोनों भाइयों की बहस को। इनफैक्ट मैं बहुत मजाक में इन लोगों को कहता हूं कि किसी दिन मैं भी नाम बदल के यशवंत पूनावाला के साथ में अपीयर हूं तो 3 लोग वहां पे रहे पूनावाला के नाम से, ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इस चुनाव में ऑन अ सीरियस नोट नविका, हर पार्टी के लिए सच्चाई ये है कि बहुत कुछ सीखने लायक है, जानने लायक है, और राजनीति में जो जनता की बात को सीख कर समझ कर रिपेयर कर लेता है बात, भविष्य उसका होता है। मसलन जैसे बीजेपी का केस दरअसल हिमाचल में रेबल्स ने बिगाड़ा। हम जानते हैं कि वोट शेयर में लगभग बराबरी पे छूटे हैं, आपने अभी अभी बताया, और 10 सीटें बीजेपी की ऐसी हैं जो सीधे विशुद्ध रूप से वो रेबल्स के कारण आ रहे हैं, विशुद्ध रूप से, और तकरीबन 5% वोट भी उन्होंने काटे हैं। तो एक तरह से ये, और वो बड़ा वायरल भी हुआ था जो एक वीडियो की प्रधानमंत्री स्वयं कोशिश कर रहे हैं, एक लोगों ने उस वीडियो का कई लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन नविका, मेरा मानना यह है कि इस देश का सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन जिसकी अप्रूवल रेटिंग्स रिकॉर्ड हाई हैं, गुजरात के नतीजे जिसका अपने आप में बयान कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी एक सीट के ऊपर एक रेबल को भी अगर बैठालने के लिए इतनी मेहनत, इतनी कोशिश कर सकता है, ये आपको बताता है कि इलेक्शन जीतने के लिए कितनी मेहनत और कितनी कवायद करने की जरूरत पड़ती है। ये तो एक पोल है, ये जिससे आप मुकाबला करें। दूसरी तरफ के पोल में, और मैं जानता हूं तहसीन इस बात से मुझसे वाकिफ नहीं होंगे, और जबकि मैंने ये बात भी आंकड़े दिए हैं नविका की, तमिलनाडु में, केरल में, जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गई है वहां पे राहुल गांधी जी की रेटिंग बढ़ी है, पर्सनल रेटिंग। लेकिन बावजूद उसके मैंने हमेशा ये सवाल किया है कि ये रेटिंग्स उन इलाकों में बढ़ रही है जहां पे बीजेपी नदारद है, जहां बीजेपी नहीं है। तो 2024 में केरल में जहां 20 लोकसभा सीटें हैं, जहां ऑलरेडी कांग्रेस 19 जीत चुकी है, वहां पे रेटिंग बढ़ा करके ज्यादा लाभ होता, या गुजरात में इस समय भारत जोड़ो यात्रा को शायद गुजरात से शुरू करके वहां मेहनत करने से लाभ होता, जहां पे उन्होंने सारा का सारा एक अपना मंजर खराब कर लिया जिसे कहें। रवि जी को आपने ग्रिल किया, मैं मानता हूं उनके दावे बहुत बड़े थे, लेकिन
दरअसल एक चीज यहाँ पे गौर करने की बात है कि 13% वोट ऑल स्टेट के हैं गुजरात के नविका, लेकिन 4 में से 2 क्षेत्र ऐसे हैं, साउथ गुजरात और सौराष्ट्र, जहां पे आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट 20% वोट टच कर गई और कांग्रेस को चैलेंज कर रही है बराबरी का। यानी गुजरात में 2 नॉर्थ और जो सेंट्रल गुजरात है वहां पर तो आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन 2 इलाकों में जहां उनकी मेहनत थी वहां पर वो लगभग कांग्रेस के बराबर पहुंच गए। ये आपको किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये आपको 2-3 चीजें बहुत क्लियरली बता रहे हैं। नंबर 1, वैक्यूम कभी भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता जनता की निगाह में, चाहे वो रूलिंग पार्टी के लिए हो चाहे वो अपोजिशन के लिए भी। अगर कांग्रेस अपोजिशन के रूप में गुजरात में उन लोगों के लिए सीरियसली नहीं आ पाई जिन लोगों ने 77 सीटें उन्हें जिताई थी 5 साल पहले, तो 2 क्षेत्रों में लोगों ने उसे उसकी जगह पर एक और अल्टरनेटिव जो नया था उसको भी वोट देना पसंद। दूसरा, आम आदमी पार्टी के लिए सबक यह है कि केवल झाड़ू के नाम पर वोट पड़ने की एक सीमा हो सकती है। अंत में आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कैडर, एक सीरियस नंबर ऑफ पीपल जो आपके चुनाव चिन्ह पे वोट मांगे, उनको बधाई कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, इस बात की बधाई। छोटा ये पैमाना या मापदंड नहीं है, मैं नहीं मानता कि ये छोटी बात है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन उनको उस लेवल तक पहुंचने में अभी लंबा समय लगेगा। बिल्कुल, तो 2024 मुश्किल, 2029 की तैयारी पर मैं आपको रोक रही हूं इसलिए क्योंकि शिमला से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। सीएम को लेकर हिमाचल कांग्रेस में बड़ा संकट। प्रतिभा सिंह हिमाचल की सीएम नहीं होंगी, ये सूत्र बता रहे हैं। मुख्यमंत्री की रेस में 3 से 4 दावेदार आ चुके हैं। सूत्र कह रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का नाम, राजेंद्र राणा का भी नाम सीएम रेस में शामिल है। विधायकों में से ही एक होगा हिमाचल का सीएम, ये सूत्र बता रहे हैं। मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, वहां का तापमान मुझे बताया जा रहा है 3 से 4 डिग्री का है, ठंड बहुत है, लेकिन राजनीतिक तापमान वहां 50 डिग्री 100 डिग्री पार कर चुका है। क्या हो रहा है वहां से? जरा अपने कैमरामैन को बताइए कि जरा दिखाएं क्या नजारा है कांग्रेस पार्टी का वहां। बिल्कुल नज़ारा दिखा दूं। भले ही तापमान जो है वो रात होते होते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, लेकिन राजनीतिक तापमान जो है वो अलग अलग छत्रपों के घमासान के बीच में वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। 2 बड़े दावेदार यानी कि वीरभद्र सिंह का परिवार, तो उनके जो बेटे विक्रमादित्य हैं वो अपने समर्थकों के कंधे पर बैठकर यहाँ पहुंचे, तो उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अपने समर्थकों के साथ कंधे पर पहुंचे। लेकिन जो कांग्रेस के सबसे क्रेडिबल सूत्र जो हैं जिनसे हमारी सीधी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी अगर हम बात करें सीएम पद की रेस में तो वो प्रतिभा सिंह का नाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहां पर 2 उपचुनाव कराने पड़ेंगे, एक तो मंडी की सीट खाली होगी और फिर दूसरा उपचुनाव विधानसभा के लिए कराना होगा। और ऐसे में अभी चूंकि चुनाव सारे दूर हैं, ऐसे में सुखविंदर सुक्खू और अगर उन पर बात नहीं बनी तो मुकेश अग्निहोत्री एक ब्राह्मण चेहरा है जिन पर नाम पर सहमति बन सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लगातार देखिए नारेबाजी प्रदर्शन जो है यहाँ पर जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और मैं कोशिश करूंगा लोगों से बात करने की, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग लाइव हैं, ठंड बहुत ज्यादा है शिमला में, लेकिन राजनीतिक तापमान तो 50-100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। क्या माहौल लग रहा है आप लोग को? सर, हमारा मुख्यमंत्री श्री अनिरुद्ध भाई बनने चाहिए। कौन? अनिरुद्ध भाई। हाँ जी। अच्छा, आप लोग भी अनिरुद्ध भाई जी की तरफ से हैं? हाँ जी सर। चलिए, तो देखिए नामिका जी, देखिए एक दावेदार और है, तमाम दावेदार हैं। हालांकि जो जानकारी हमें है कि 3 दावेदारों की सूची जो है सबसे ऊपर चल रही है। 7:45 पर कांग्रेस के इस राजीव भवन में शिमला में बैठक शुरू हो गई थी, प्रभारी पहुंच गए थे। और आज जो प्रभारी राजीव शुक्ला हैं, जो कि जिन्हें एक राजनीतिक रूप से बड़ी सफलता हासिल हुई, उससे पहले वो शिमला के जाखू मंदिर में दर्शन भी कराएं। गौरव श्रीवास्तव बता रहे हैं अनिरुद्ध के लिए नारे लग रहे हैं, तो ये तो एक 5वां कैंडिडेट निकल आया जो सीएम पोजीशन का दावेदार है। ये नारेबाजी जीतने की हो रही है या अपने अपने सीएम कैंडिडेट के लिए? कितने नाम अभी नारों में आ रहे हैं? 40 हैं, लेकिन अलग अलग छत्रप जो हैं वो अपने अपने
अपनी आखिरी कोशिश कर लेना चाहते हैं, क्योंकि जो तय किया गया है आला कमान की तरफ से कि एक लाइन का जो प्रस्ताव, जो कि एक परंपरा रही है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के लिए आला कमान को वो अपनी शक्तियां जो है वो डेलीगेट करते हैं, यही प्रस्ताव जो है इस बैठक में विधायक दल की पेश किया जाना, और यही वजह थी कि आज भूपेश बघेल और तमाम जो नेता हैं वो जो है वो पहुंच गए थे राज्यपाल के पास, और उनको जो समय चाहिए। अरे इतनी वहां नारेबाजी हो रही है कि बैंडविड्थ कनेक्शन कुछ चल नहीं पा रहा। ये हाल है इस वक्त शिमला का, और दावेदार मुझे लगता है 40 होंगे, क्योंकि 40 सीटें जीती है कांग्रेस पार्टी वहां। और करण वर्मा, ये है सूरत हाल कांग्रेस की जीत का शिमला में। और करण वर्मा, उधर प्रधानमंत्री जी ने पूरी ह्यूमिलिटी से कहा कि मैं हार गया, थोड़ा सा फर्क रह गया, हम मेहनत करेंगे, हम हिमाचल में काम करेंगे। और यहां पर आप देख लीजिए 5-6 नाम के तो नारे हमें सुनाई दे गए, बाकी नाम के नारे वो कह रहे हैं, गौरव मेरे सहयोगी, कि दूसरे लीडर भी अपने नाम चला रहे हैं, सब अपने सपोर्टर्स के कंधों पर पहुंच रहे हैं। तो यहां तो आला कमान को ऑथोराइज करने के लिए एक लाइन का रेजोल्यूशन भी नहीं हो पाया और 24 घंटे निकल गए। अब ये चुनौती देना चाहते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को, जहां ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। नाविका जी, कांग्रेस का हाजमा इतना खराब हो चुका है कि वो अब जीत भी नहीं पचा पाते हैं। जहां पर भी वो जीत के भी आते हैं वहां पर खूब सारे दावेदार खड़े हो जाते हैं और लड़ाई हो जाती है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भिड़ गए थे आपस में, चाहे वो सिद्धू और चन्नी जी की लड़ाई हो, और पायलट और गहलोत जी का तो हम देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है। तो सच बात यह है, इनको जीत की आदत ही नहीं रह गई है और ना ये लड़ रहे हैं। ये वाली जो जीत भी इनकी हुई, ये बैठे बिठाए इनके हाथ में आ गई। 1% से कम का वोट शेयर था फर्क, इसके बाद भी इनके पास आ गई। और एक बात मैं कहूंगा, आप बार बार कह रही थी ये क्या मोदी जी को टक्कर देंगे, तो देश ने यह साफ कह दिया है कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और राहुल गांधी जी ये समझ गए, इसलिए वो किसी चक्कर ही में नहीं पड़े हैं। वो अपना भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव चाहे कहीं हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, वो अपना एक आध्यात्मिक दौर पे निकल चुके हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं मोदी जी से टकराना और जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री में यह शालीनता है कि वो स्वीकार कर सकें कहां हमारी कमी रही और उस पर तुरंत सुधारा जाए। उन्हें पता था पिछली बार भी कि गुजरात में, नॉर्थ गुजरात एक क्षेत्र है जहां हम कमजोर हैं। उन्होंने बानसकांड और पतन में जीत तोड़ मेहनत करी। इस बार भी उन्होंने ये बात कही कि हिमाचल में भले ही हम 1% पीछे रह गए हों, हम प्रयास करेंगे। दिल्ली में भी उन्होंने अपना वोट बैंक बरकरार रखा और मुझे विश्वास है 2 साल में मेहनत के पश्चात दिल्ली में भी ये अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को मुक्त करने में कामयाब रहेंगे। केजरीवाल जी के बारे में शहजाद जी ने तो बता ही दिया, कितनी सीटों पे उनको नोटा से भी कम वोट मिला है। सच बात यह है, दिल्ली मॉडल को दिल्ली वाले ही नहीं खरीद रहे। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। दिल्ली की लोकल बॉडी ने कह दिया हम दिल्ली मॉडल नहीं परचेस करते, क्योंकि दिल्ली मॉडल मुफ्तखोरी का मॉडल है, फ्रीबी का मॉडल है। नाविका जी, बिल्कुल, और ये फ्रीबीज नहीं चली। करण वर्मा, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि तहसीन पूनावाला हर पार्टी को एक स्ट्रैटेजी रखनी पड़ती है और चुनाव में लड़ना पड़ता है। मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं है। अब ये कोई नहीं कह रहा, दुनिया में अगर मोदी जीते तो सब कहते हैं कि अरे मोदी की आपने तारीफ कर दी, आप मोदी भक्त हैं। मैं मोदी भक्ति की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि आप डेटा देखिए, आप नंबर देखिए, आप ये जो तस्वीरें आ रही हैं इन्हें देखिए। अब आप दुनिया के सामने, देश के सामने क्या तस्वीरें रख रहे हैं? तस्वीरें ये रख रहे हैं कि कांग्रेस अगर जीत भी जाए तो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत जोड़ो क्योंकि भारत तो टूट रहा है। आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। और अगर आम आदमी पार्टी कहीं कुछ पा रही है तो वो ऑपोजिशन का स्पेस, अभी उसको नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चैलेंज करने में शायद कुछ समय और लगेगा, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, कोई नहीं कह सकता भविष्यवाणी में। लेकिन इस वक्त की राजनीति में क्या यह संभव है कि कांग्रेस 1 साल के अंदर कुछ ऐसा कर डाले कि अपनी जगह वापस ले ले? नहीं तो आम आदमी पार्टी जैसे नई पार्टी भी आके आपको हटा देगी।
आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में टू द पॉइंट जवाब दूं। 6 अप्रैल 2021 को भाजपा आसाम का चुनाव जीतती है। 10 मई 2021 को हिमंता बिस्वा शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता। कोई सवाल नहीं पूछता कि 1 महीना 4 दिन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने के बावजूद क्यों आप चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं कर पाए? जब भाजपा की सरकार बनती है महाराष्ट्र के अंदर एमवीए की सरकार को हटाने के बाद 2.5 महीने तक आप कैबिनेट अपॉइंट नहीं कर सकते। कोई नहीं पूछता दुनिया में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री होने के बाद आप कैबिनेट क्यों अपॉइंट नहीं कर पाए? वो आपका होता है चाणक्य नीति। यहां पर आप कहते हो कि ये गांधीगिरी नहीं है। तब भी सबने सवाल उठाए थे। नहीं, तहसीन पूनावाला जी, आपकी यादाश्त छोटी होगी पर जवाब इस बात का उत्तर ले लीजिए फिर। इन्हीं के उदाहरणों को प्रदेशों में आपस में लड़े हुए हैं। इन्हीं के उदाहरणों को पैमाना बताते हुए क्या सड़कों पे उतरे थे? यहां पर गांव बसा नहीं, लूटने सब आ चुके हैं। गांव अभी बसा नहीं है पर सब लोग आ चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि देखिए, हमारे यहाँ पे तो लोग कैंपेन चला रहे थे, मैं भी चौकीदार। आपके यहाँ पे मैं भी चीफ मिनिस्टर बनने की क्षमता हो ना हो, मैं भी चीफ मिनिस्टर कैंपेन चलता है वहां पे। और मुझे एक बता दीजिए ना, आप इतना कॉन्फिडेंट है, एक नाम बता दीजिए, क्या नाम तय किया है? सभी 40 विधायक ये योग्य के मुख्यमंत्री बने। ये वो पार्टी, चलिए सभी 40 वहां खड़े नारे लगा रहे हैं, इसीलिए पब्लिक अच्छी बात है, लोकतंत्र की बात है। जितने दावेदार हो, जितने योग्य लोग लोगों को टिकट दिया है। मेरे चैनल में स्टूडियो के बाहर आकर सारे मेरे कॉलीग्स अगर यहाँ नारे लगाने लगे कि मैं भी एडिटर तो डिसिप्लिन कहते हैं इसे क्या? नहीं, आपकी जितना क्षमता है तो उम्मीद करनी चाहिए। चलिए, पब्लिक सवाल पूछ रही है। नागपुर से संजय राजे का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीत ली तो क्या उन्होंने गुजरात में सेंध लगा दी? निर्दलीय और छोटी पार्टियां जीतती रहती हैं, तो क्या इसमें कोई बड़ी बात हो गई? बताइए सर। रवि श्रीवास्तव जी। निश्चित रूप से सेंध नहीं लगाई है, अपने पूरे पांव जमा लिए हैं। 40 लाख लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और जो मित्र ये सवाल पूछ रहे हैं, वो याद रखें कि इस तरह का अब आगे क्या होगा वो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपके वहां पे 5 एमएलए आ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो एक मित्र अभी मुझे जवाब दे रहे थे कि दिल्ली में वो मुफ्त की राजनीति चल रही है। मान्यवर, 4थी बार दिल्ली की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, आम आदमी पार्टी को, 4थी बार। और जिन लोगों को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों से तकलीफ है, तड़प है, तो उनके पास ऑप्शन है। आप पे करिए, फुल पे करिए, इतनी बिजली खर्च करिए कि आपको फुल रेट का बिल आए, इनका लॉजिक कीजिए कि आपको फुल रेट का बिल आए। सब्सिडी है, वही तो खर्च होता है। देखिए, इनका लॉजिक देखिए, 4 बार, एक सेकंड रवि जी, अभी 1 मिनट आप ही के लॉजिक से, नहीं 1 मिनट इनके लॉजिक से, इन्हीं के लॉजिक से, अरे 10 सेकंड दे दीजिए। अगर आपके लॉजिक से 4 बार आशीर्वाद मिला है तो हमें तो 7वीं बार मिला, और 7वीं बार सबसे प्रचंड बहुमत से मिला। अरे 7वीं बार सबसे प्रचंड बहुमत से, पैर आपके जमे। 7वीं बार हमें आशीर्वाद मिले तो पैर आपके जमे, और 4थी बार आपको मिले तो इनविंसिबल हो गए। भाई ये कहां से आप लाते हो? रवि श्रीवास्तव जी, मैं एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। 2017 के चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी गुजरात में 3 सीटें जीती थी 2017 के चुनाव में। अब 2022 के चुनाव में आप 5 सीट जीते हैं। अब इसको आप कह रहे हैं कि आपने पैर जमा लिए इन 5 सीटों से, जबकि ट्राइबल पार्टी भी 3 सीटें जीती थी। मैं पूछ रही हूं आपसे। हाँ, बिल्कुल ठीक पूछ रही है। मैंने आपसे यही कहा कि 40 लाख लोगों का आशीर्वाद, इसका मतलब यह है कि 40 लाख लोग वो मोदी का जगरनॉट जो चल रहा है वहां पे, उसके खिलाफ खड़े हैं। वो जरूरी चीज है। और ये 40 लाख कब 4 करोड़ में बदल जाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। एक सीट नहीं है कि जो पार्टी अपनी बात चले, जो अपना पार्टी का हमारा एजेंडा है वो जनता को स्वीकार है, वो आपने चलिए, करनाल से राकेश कौशिक का सवाल है, हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के लिए हंगामा हो रहा है, कांग्रेस अपना घर संभाल क्यों नहीं पाती? जवाब दीजिए। बिल्कुल संभाल रही है।
अगले 3 या 4 दिनों में मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो जाएगा। वो बीजेपी जितने समय में डिक्लेयर करती है उसे कम समय में होगा और कोई कांग्रेस को ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सभी योग्य है। लेकिन मैं रवि श्रीवास्तव जी से आपकी इजाजत से सवाल पूछना चाहता हूं। रवि जी, मैंने इन्वेस्टिगेट किया, सुन लीजिए रवि जी, मैंने इन्वेस्टिगेट, एक बात बता दीजिए, अरे कर ले तो दो, चाहे एक मिनट करण जी अभी तहसीन बोलने फिर आप बोलिएगा। 10 सेकंड, लड़ाई क्यों हो जाती है? 10 सेकंड रवि जी, मैंने चाहे वो पायलट वर्सेस गहलोत हो, चाहे अरे करण जी सुन लीजिए ना, नहीं तो जवाब दे दीजिए कि लड़ाई क्यों हो जाती है। बिना लड़ाई के क्यों नहीं बना पाते आप कोई मुख्यमंत्री? लड़ाई क्यों हो जाती है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, सभी लोग योग्य है और सचिन पायलट और गहलोत का अपने नाम। सर सुन लीजिए ना, आप सवाल पूछोगे, आप सबके सवाल मेरे उत्तर से जवाब में होते हैं, ठीक है। पायलट और गहलोत साहब की लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं है, दोनों साथ में काम कर रहे, दोनों केपेबल है। पायलट भविष्य है, गहलोत साहब अभी प्रेजेंट है। और आप ये सवाल मध्य प्रदेश में नहीं पूछते, मामा जी के पीछे 2 लोग लगे हुए। आप ये सवाल राजस्थान में नहीं पूछते, वसुंधरा राजे को डिथ्रोन करने में कौन लगा हुआ है? अरे राजस्थान में बीजेपी सबसे पहले सवाल पूछो, फिर कांग्रेस देगी जवाब। सीकर से बीएम चौधरी का सवाल है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय बन गई, लेकिन क्या इतने भर से केजरीवाल पीएम पद के दावेदार हो पाएंगे? और ये सवाल डेटा पर निर्धारित है और मैं यशवंत देशमुख जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या इतने भर वोट से क्या केजरीवाल जी जो विपक्ष की भीड़ है उसमें सबसे आगे आकर खड़े हो पाएंगे पीएम के दावेदार? अभी तुरंत ये कहना बहुत मुश्किल है नाविका, क्योंकि ये इतना आसान नहीं। जैसा कि मैंने बोला कि आपके लिए ग्राउंड स्वेल हो सकता है, लेकिन ग्राउंड स्वेल से पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि इतनी मरी गली दुर्गति वाली स्थिति में भी कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी पूरे भारत में तकरीबन 20% है। और अभी वहां तक पहुंचने में, क्योंकि राज्य केवल मत गिनिए नाविका, आप छोटे छोटे राज्य, भाई आप आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का टोटल कैचमेंट एरिया देखिए, 13 सीट पंजाब, 60 सीट दिल्ली, 13 और 7 होती है 20 सीटें। इसके अलावा अगर आप सौराष्ट्र और उधर की मिला लीजिए, मानिए गुजरात की आप 10 सीटें भी उसमें डाल दीजिए, तो 30 और 10, 20 और 10 30, यानी टोटल कैचमेंट एरिया लोकसभा सीटों का अभी केवल 30 है। इससे हर एक को शुभकामनाएं हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है मामला जहां पर कि वो रवि श्रीवास्तव जी को आपकी बात चुप गई है। रवि श्रीवास्तव जी, अब ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन क्या है? मुझे एक सवाल यशवंत जी को मैं और बोलना चाहूंगा, गुजरात में अगर आपको राजनीति बढ़ानी है, चाहे देश में अगर राष्ट्रीय लेवल पर राजनीति बढ़ानी है, तो रवि जी शायद कम से कम गुजरात में नरेंद्र मोदी को गाली देकर के आपकी राजनीति नहीं बढ़ सकती, बाकी अपनी जगह पे जो भी आप चाहते हैं। रवि श्रीवास्तव सवाल मेरा भी, फिर रवि जी चलिए रवि जी आपके लिए पब्लिक का छोड़िए, पैनल के भी बहुत सवाल आ रहे हैं। तो शहजाद पूनावाला का पहला सवाल है। रवि जी प्लीज एक सेकंड, मैं कम बोलता हूं पर मेरा सवाल ले लीजिए। देखिए रवि जी अभी कह रहे थे कि हमें 40 लाख वोट मिले हैं गुजरात में, इसलिए हमने पैर जमा लिए। 40 लाख करोड़ों वोट में से मिले, तो फिर दिल्ली की तो एमसीडी में 73 लाख वोटर में से तो हमें 28 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो आपके तो पैर जमे ही हुए हैं ना। नहीं, अब नहीं, हमारा तो वोट शेयर बढ़ा है 3%। नहीं तो आपके तो तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब कन्वीनियंट है। अच्छा, वहां पे उन्होंने किला फतेह कर दिया, किला ढा दिया, सब कर दिया। चलिए तहसीन पूनावाला का सवाल। तहसीन पूनावाला, आज आम आदमी पार्टी के लिए सवाल आ रहे हैं पैनल से। टिप्पणी आप ब्रेकिंग चलाइए। रवि भाई सुन लीजिए, मैंने वो आईबी ऑफिसर ढूंढ लिया है जिसने केजरीवाल जी को बताया। वो आईबी ऑफिसर एक्चुअली उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। वो आईबी ऑफिसर बनते उन्होंने केजरीवाल को फोन किया। ये बात मैंने अब फाइंड आउट की है। वो जब सत्येंद्र जैन जी से बात कर रहा था तब उसने फाइंड आउट किया। ये कांग्रेस वाले ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कांग्रेस वाले पुलिस वालों ने एक ठग और एक महाठग के बीच का जो पुलिस वालों ने बताया, पुलिस वालों ने बताया, वो सारे। चलिए अब रवि श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे हैं। रवि श्रीवास्तव नहीं होगी। रवि श्रीवास्तव जी, अभी आप 30 सीटों के कैचमेंट एरिया में सीमित हैं। ये डेटा बता रहा है, ये सीटों का अरिथमेटिक बता रहा है। तो आप नेशनल पार्टी जरूर हैं और आपसे पहले भी कई नेशनल पार्टीज बनी हैं जो जल्दी बन गई हैं, तो आपने कोई गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री नहीं मार ली। लेकिन सवाल यह है कि आप नेशनल प्लेयर और कंटेंडर फॉर पीएम पोस्ट बनेंगे कि नहीं, क्योंकि जितनी सीटों पर आपकी इस वक्त
कंट्रोल है उससे कहीं ज्यादा सीटों वाली पार्टियां हैं राज्यों में। ममता बनर्जी बंगाल में ज्यादा सीटें हैं, बिहार में ज्यादा सीटें हैं, तमिलनाडु में ज्यादा सीटें हैं। तो आप क्या चैलेंजर हो सकेंगे 2024? देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने यही कहा है, आज देश में हम भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे 161 एमएलए हैं और वो यशवंत देशमुख जी, इज दैट राइट? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी देश में आम आदमी पार्टी है? फैक्ट्स और डेटा क्या कहते हैं? इंपीरियल ब्लू ये भी नहीं, अभी नहीं है। अगर ये उस लिहाज से बात कर रहे हैं कि लोकसभा में कितने सांसद हैं, ये या जिस लिहाज से भी कर रहे हैं, केवल इतना जरूर है, उनका क्लेम बनता है कि भाजपा और कांग्रेस के बाद में ये इकलौती पार्टी है जिसकी एक से ज्यादा राज्यों में सरकार है। इतना क्लेम जरूर बनता है, लेकिन यही कहना चाह रहा हूं, अभी भी लोकसभा में तो कुल सदस्यों की संख्या नील बटे सन्नाटा है इस वक्त। लोकसभा में आपका नील बटे सन्नाटा है। अगली बार क्या होगा? दावेदार आप जरूर हो सकते हैं, लेकिन कैचमेंट एरिया आपका कम है। तो आज मेरा नजरिया इस सारे मुद्दे पर यही है कि राजनीति में वादों और दावों की अहमियत जरूर होती है, लेकिन सिर्फ वादों और दावों से काम नहीं चलता, क्योंकि एक बार किसी नेता ने बड़े दावे करके सफलता हासिल की तो जनता हिसाब भी मांगती है। वैसे भी कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अरविंद केजरीवाल को नेशनल चैलेंजर की भूमिका में खुद को लाने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन राहुल गांधी को भी 2024 में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पब्लिक सबकी बॉस होती है, वो पूछेगी कि आपकी जमीनी हकीकत क्या है, आपने जनता के सामने जो विजन रखा है उसमें क्या भारत के आगे बढ़ने का रोड मैप है? मुझे लगता है कि गुजरात और हिमाचल के नतीजों में एक सबक सबके लिए है। गुजरात में कंटिन्यूटी है तो हिमाचल का नतीजा बताता है कि विपक्ष के लिए उम्मीद खत्म नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में मौका उसे मिलेगा जो जनता का भरोसा जीतेगा और अपने घर को दुरुस्त करेगा। बीजेपी ने भी एक लेसन सीखा है कि हिमाचल में इन फाइटिंग से उसे नुकसान हुआ है, बागी नेताओं से उसे नुकसान हुआ है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नुकसान से सीखती जरूर है। बाकी दल क्या वही सीख लेंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज के शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। लेकिन